घोसी चुनाव को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि अब तक सुधाकर सिंह जो हैं वो आगे चल रहे हैं और जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तस्वीर लगभग साफ हो रही है। एक बड़े अंतर के साथ सुधाकर सिंह आगे हैं और दारा सिंह जो हैं वो काफी पीछे रह चुके हैं और उसी को लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। और इस नतीजे पर ओपी राजभर क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं। की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया है कि ईवीएम सही है और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। लगातार आप जमे रहे वहाँ पर और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे आप कर रहे थे। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। की जनता तो फिर राजभर को आप सुन रहे थे और इसी तरीके से अलग अलग दलों के अब अलग अलग नेता जो हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो घोसी उपचुनाव के नतीजों को लेकर पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे का बड़ा बयान सामने आया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है, अगर विजय जुलूस निकाला गया तो फिर कार्रवाई होगी। चेकिंग एक सामान्य सुरक्षा के हिसाब से भी कराई जा रही है और जो माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उनके अनुपालन में सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जा रहा है। नहीं, कोई भी विजय जुलूस कतई अनुमति नहीं है। अगर किसी के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया तो निश्चित रूप से उस पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग एक सामान्य सुरक्षा के हिसाब से भी कराई जा रही है और जो माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं। तो पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि अगर विजय जुलूस निकाला तो फिर कार्रवाई होगी, क्योंकि अब लगभग तस्वीर साफ है। ये जयंत का ये ट्वीट जिसमें वो लिख रहे हैं कि बड़ी जीत दर्ज कराकर इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए घोसी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद। घोसी से प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को बधाई एक तरीके से यहां पे वो देते हुए नजर आ रहे हैं जयंत सिंह। तो अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो भी इसके लिए जीत की बधाई समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को दे रहे हैं। और हमारे साथ अनुराग सर लगातार बने हुए हैं जो इस चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जिसने इस तस्वीर को यहां तक पहुंचाया है। सुधाकर सिंह जो यहां से आगे चल रहे हैं, दारा सिंह आखिर क्यों पीछे रह गए, क्या यहां के जातीय समीकरण रहे और क्या यहां के क्षेत्रीय समीकरण रहे जो नतीजे यहां पे पहुंचे। सर, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये चूंकि आपने कई जातियों का समीकरण बताया कि कैसे कैसे जो फैक्ट यहां पे काम आया, लेकिन बीएसपी का जो साइलेंट वोटर था, क्या उसने यहां पे बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया और सुधाकर की जो किस्मत है वो चमका दी? देखिए राजेश, ना केवल बसपा के साइलेंट वोटर्स ने बल्कि जो भाजपा का कोर वोटर था उसने भी कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान के चक्कर में भाजपा का साथ छोड़ा और वो समाजवादी पार्टी के खेमे में गया। तो जहां तक बसपा के वोट की बात है, देखिए जहां बसपा का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता तो बसपा के वोट के लिए एक बड़ी कशमकश रहती है हर दल में और 24 घंटे पहले कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है, चुनावी मैनेजमेंट है और बसपा के वोट को हासिल करने के लिए कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं। फिलहाल उन प्रयोग को मैं लाइव डिबेट में नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन पूरे प्रयास करते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी प्रयास किया और भाजपा ने भी प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो दारा सिंह चौहान से नाराज़गी थी जब वो बसपा में थे तो कहीं ना कहीं वोटर्स के दिलो दिमाग में ये बात थी कि जो बहन जी का सगा नहीं हुआ वो हमारा सगा क्या होगा। और दूसरा, वो बार बार दल बदलते रहे तो जो उनकी एक जो छवि थी वो कहीं ना कहीं वोटर्स के दिलो दिमाग में अच्छी नहीं बैठ रही थी। इसी वजह से बसपा के जो कोर वोटर थे, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी से उनको लगाव है। आप देखिए 2019 में जब एक कॉकटेल गठबंधन हुआ था, बसपा सपा एक मंच पर आ गए थे, तो उस वक्त देखिए कई सीटों पर वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे। कई जगह समाजवादी पार्टी को बसपा का वोट नहीं मिला और कई जगह जो यादव वोट बैंक था वो बसपा के प्रत्याशी की तरफ डाइवर्ट नहीं हुआ। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई घोसी उपचुनाव में ऐसा कौन सा करिश्मा हो गया कि जहां पर भाजपा का भी जो वोटर था वो भी समाजवादी पार्टी के खेमे में चला गया और बसपा के प्रत्याशी भी चले गए। तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी थी, सुधाकर सिंह के साथ उनको लगाव था, तो यही वजह रही कि 70% के आसपास जो बसपा का वोटर था वो सुधाकर सिंह के पास चला गया। मेरे ख्याल से बीजेपी के प्रवक्ता रोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ सवाल पूछिए आप राजेश जी।
रोहित जी, ये जो यहाँ के घोषी का नतीजा है, क्योंकि पूरी एक बड़ी फौज आपने इस मैदान में उतार दी थी, मुख्यमंत्री खुद गए, उप मुख्यमंत्री दोनों गए, तमाम कैबिनेट मंत्री गए, उसके बाद भी नतीजे आपके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे, क्या वजह मानते हैं? देखिए राजेश जी, मैं आपको बताऊं, मैं शुरू से एक ही बात कहता हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मैं हूं, हम सभी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के हर चुनाव में कार्यकर्ता की हैसियत से उतरते हैं। हमारा व्यक्तिगत पद कोई मायने नहीं रखता। आप देखते होंगे माननीय प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता की हैसियत से हर चुनाव में उसी तरह से प्रतिभागिता करते हैं जिस तरह से वो लोकसभा में करते हो, विधानसभा में करते हो या अन्य चुनावों में अगर हम लोगों ने देखा तो वो जिस तरह से लगे थे। पहली चीज। दूसरी बात, यदि समाजवादी पार्टी आज आगे चल रही है तो मेरी उनको शुभकामनाएं हैं कि जनता ने उनको अगर ये मौका दिया है कि उनका कोई प्रतिनिधित्व वहां पे करे, तो मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप सभी ने देखा होगा अखिलेश यादव ने मीडिया से, अपने ट्विटर हैंडल से एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो स्थानीय प्रशासन है वो चुनाव लड़ रहा है और वो समाजवादी पार्टी को हराने का प्रयास कर रहा है। तो क्या आज अखिलेश यादव इसकी माफी मांगेंगे? क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ा आरोप लगाया था। रोहित जी, ये बात ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की हार की प्रमुख वजह क्या रही? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमने हो सकता है वहां जनता को ये लगा हो कि जो दारा सिंह जी ने कई बार अपनी पार्टी बदली या उनकी जो व्यक्तिगत छवि रही हो, इसमें उस कहीं जनता को दिमाग में ये रहा हो, उसको लेकर के उनके पर्सनल उस पे एंटी इनकम्बेंसी रही हो, तो ये एक मुख्य वजह हो सकती है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि योगी मोदी से बैर नहीं, दारा तेरी खैर नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं जब आदमी रोहित जी, अगर ऐसा नहीं है तो जो जितने भी वार्ड खुल रहे थे वहां पर जो भाजपा का एक मजबूत इलाका था, वहां से भर भर कर वोट समाजवादी पार्टी को क्यों जा रहे थे? देखिए, कभी भी एक बात अनुराग जी मैं आपको बताऊं, कोई भी वोट का हिस्सा या कोई भी वोट का इलाका किसी व्यक्तिगत पार्टी का नहीं होता। वो जनता वहां पर कभी भी बदलाव लाने का प्रयास कर सकती है और वो करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो समाजवादी पार्टी को लगातार हम लोगों ने जो सत्ता में रही उसको हटा करके इतनी दूर सत्ता से रखा, तो कोई भी गढ़ विशेष किसी पार्टी विशेष का नहीं होता। वो सारे वोटर होते हैं और उनको अपना अधिकार होता है अपनी इच्छा के अनुसार वोट देने का। रोहित जी, दरअसल देखिए, जब भी चुनावों की रोहित जी समीक्षा होती है तो समीक्षा में हम लोग यही देखते हैं कि जब कोई नेता जीतता है तो वो ये देखता है कि भैया मुझे किस इलाके से कैसे वोट मिले और जो भाजपा का गढ़ होता है उसमें किसने सेंधमारी की। तो ये तो कहीं ना कहीं जो समीक्षा आप लोग करते हैं उसी का पैटर्न मैं आपको बता रहा था। नहीं, समीक्षा जरूर करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं अनुराग जी, आप बहुत सीनियर मीडिया पर्सन हैं। मेरे हिसाब से मेरा आपका मीडिया का दौर एक साथ ही रहा होगा। पहले की जो हम लोग अगर पार्टियों की कार्यशैली देखें तो वो क्या करते थे, इस तरह का आकलन करके कि हमें कहां से वोट मिल रहे हैं और कहां से वोट नहीं मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वोटर के साथ बेईमानी करते थे और उनके साथ उसी तरह से व्यवहार करते थे। आपको याद होगा मायावती जी ने खुलेआम ये कहा था कि फला जिले से मुझे वोट नहीं मिलते, मेरा कोई व्यक्ति जीत के नहीं आ रहा, तो वहां विकास करने की क्या आवश्यकता है। और अखिलेश यादव जी को भी अगर देखें तो उसी राह पर वो भी चले, जहां से उनको वोट मिले, जहां से उनको लोग चुन करके आए, वहां बिजली भी उन्होंने भरपूर दी। और जहां से उनको लोग बहुत चुन के नहीं आते थे, कानपुर ऐसा औद्योगिक शहर जिसको इन्होंने बिजली के लिए 12-12, 14-14 घंटे की कटौती करी और सैफई इटावा ऐसी जगह पे दिया। तो ये कार्यशैली नहीं रोहित, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। अखिलेश यादव ये बात कहते थे कि नोएडा, गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीतती। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन यहाँ उन्होंने विकास काम कराए। जब भी वो यहाँ पर आते थे वो इस बात को बोलते थे। खैर, विकास के कार्य तो सभी जगह होने चाहिए, चाहे वो सैफई हो, गोरखपुर हो या फिर मायावती का जो पुराना गांव था बादलपुर वो हो, ये अलग चीज है। लेकिन आज सभी लोग ये जानना चाहेंगे कि अगर घोसी उपचुनाव का जो रिजल्ट है, अगर यही चुनावी मैनेजमेंट पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव में रह गया तो किस तरह के परिणाम निकल कर सामने आएंगे? क्योंकि देखिए, जीत हार चुनावी मैनेजमेंट की होती है रोहित, ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल मैं अनुराग जी आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं आपको इस बात का आश्वासन दिलाता हूं कि घोसी उपचुनाव का कोई भी असर यूपी की 80 में से 80 किसी सीट पर नहीं पड़ेगा। जैसा मैंने आपको पहले कह दिया कि वहां हो सकता है दारा सिंह जी की व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी रही हो, इस वजह से ऐसा कहीं ना कहीं हम लोगों को फिगर्स देखने को मिल रहे हैं। चिंतन मनन करने की जरूरत है आप लोगों को।
क्षमा चाहूंगा मैं आपको सुन नहीं चिंतन पाया, मनन करने आपने की जरूरत है इस हार के बाद? नहीं, देखिए अगर आप हमारी पार्टी की शैली से वाकिफ हो तो हम 24/7 365 चुनावी मोड में होते हैं। हम वैसी पार्टी बिल्कुल नहीं है जो कि चुनाव आने पर एक्टिव हो। हमारा टॉप टू रोहित जी, एक समस्या और यहाँ पर हो गई, एक समस्या यहाँ पर और ही हो गई कि जो राजभर और जो निषाद वोटर था उसने भी भाजपा का साथ नहीं दिया। यानी कि जो राजभर जो इतनी बार्गेनिंग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, पहले भर भर कर आप लोगों को गाली दी, फिर आप लोग इनको पार्टी में लेकर आए। ऐसे ही निषाद पार्टी देखिए लगातार वो बार्गेनिंग करते रहते हैं कि हमें ज्यादा सीटें चाहिए लोकसभा विधानसभा चुनावों में, तो उनका जो वोटर था वो भी आप लोगों के साथ नहीं खड़ा रहा। नहीं, देखिए मैं फिर कहना चाहूंगा अनुराग जी, कोई भी वोटर विशेष किसी भी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष का नहीं होता। यदि आपने निकाय चुनाव देखे हो तो कम से कम 3 ऐसी सीटें थी निकाय चुनाव में मेयर की जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीटें होती थी। तो क्या हम माने कि मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी को बिल्कुल नकार दिया? देखिए, वोट के समय व्यक्ति के दिमाग में एक एजेंडा होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है जिस पर वो वोट करने जाता है, जिसका परिणाम ये रहा कि निकाय चुनाव में 17 की 17 सीटें हम जीत करके आए। तो ये कहना कि किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष, किसी गढ़ विशेष में किसी का एकाधिपत्य है, आप जैसे कहा जाता था हमें मुस्लिम वोट नहीं देंगे, आप देखिए 8% मुस्लिम वोट मिला, 23% मुस्लिम महिलाओं का वोट मिला। अच्छा, लेकिन तो इस जीत के बाद योगेश जी बड़े उत्साहित हैं, कहते हैं कि भैया अब इंडिया गठबंधन 80 सीटें जीतेगा यूपी में। नहीं, अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपके चैनल से बहुत सीधी सीधी बात कहूंगा कि अगर ये 10% सीट जीत जाएंगे तो जो आप कहिएगा मैं करूंगा। बताइए योगेश जी, 10% आपको चुनौती दे रहे हैं कि 10% सीटें भी आप जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्या कहेंगे इस पर? आज इनके आप मुझे एक बात बताइए, मैं योगेश जी क्षमा चाहूंगा, योगेश जी मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। पहले उत्तर प्रदेश मीडिया की भाजपा बनाम इंडिया की, अगर हार होगी अखिलेश जी तो इंडिया हारेगा। नहीं, इंडिया तो पहले नहीं, इंडिया कहना पहले बंद करिए, I.N.I. ऐसे कहिए, ऐसे मत कहिए, इंडिया नहीं है। युवाओं से कहा कि हम पक्की नौकरी देंगे, आधी अधूरी नौकरी नहीं चाहिए हमें, 24 जिताओ, घोसी जिताओ। हमने युवाओं से कहा ये बात, जब पक्की नौकरी का वादा करते हैं, हमें अग्निवीर में विश्वास नहीं करते, युवाओं को हम पे विश्वास तो आया। 5 साल जब आप सरकार में थे तो आप क्या कर पाए? भैया अगर अनुराग जी जब ये 5 साल सरकार में थे, इंडिया की हार हो गई साहब, हम तो बिल्कुल कहेंगे कि इंडिया के सभी गठबंधन की जीत है। भाजपा का अहंकार हारा है, भाजपा का घमंड हारा है, घमंड चकनाचूर हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी की नीतियां, उनके मुख्यमंत्री काल में झूठे विकास का दावा फेल हुआ है। भाजपा पूरी तरह से जिम्मेदार है इस हार के लिए। दारा सिंह चौहान के सर पे ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। अरे आपके पूरा मंत्रिमंडल लग गया तब भी आप जिता नहीं पाए। लेकिन योगेश जी, आप कल तक ये भी कह रहे थे कि वहां का जो प्रशासन है वो निष्पक्ष नहीं है, कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, अभी नतीजे आपके पक्ष में जा रहे हैं, क्या अब भी आपका स्टैंड वही है? आप योगी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने धनबल का उपयोग नहीं किया इस चुनाव में? योगेश जी, आप योगी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपनी पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया? एक मिनट अनुराग जी, बस एक मिनट आ रहा हूँ सर। मैं कर रहा हूँ, इस जो रोहित सर का सवाल, राजेश जी आपके सवाल पे एकदम स्टैंड कायम है। आपने प्रशासनिक मिशनरी का दुरुपयोग किया, उसके बावजूद भी आप नहीं जिता पाए। अरे हम धृतराष्ट्र बन के पट्टी बांध के नहीं बैठ सकते ना। जनता मीडिया के माध्यम से देख रही है ना कि कैसे पुलिस प्रशासन एजेंट बन के काम कर रहा था। रोहित कुछ कह रहे हैं, रोहित जी और भी न सको तो आप ही की बात पे रोहित कुछ कह रहे हैं, कोई फायदा नहीं। हम तो अपनी बात कर रहे हैं और जनता ने हमें जिताया है। जनता ने ये संदेश मुझे एक बात बताइए, जैसे ये कह रहे हैं डेवलपमेंट का विकास है, ये नहीं चाहिए हमें। युवा, भ्रष्टाचार, महंगाई, किसान और रोजगार, बेरोजगारी के मुद्दे पे आपसे चुनाव में बात करना चाहता है। युवा आपसे बात करना चाहता है कि हमने से जो आपने वादा किया था कब करेंगे। आने वाले चुनाव में आप तैयार रहिए ना साहब। रोहित बोलिए। अच्छा रोहित, आप योगेश जी को यह बताइए कि अगर आप लोग पुलिस प्रशासन का प्रयोग करते तो इस चुनाव के नतीजे क्या होते? आप बताइए। समाजवादी पार्टी की जो हमारे मित्र बैठे हैं, हम लोग अनुराग भाई, हम लोग ऐसा करते ही नहीं है। हम लोग उस तरह के मुख्यमंत्री है ही नहीं, उस तरह की सरकार है ही नहीं। आपने देखा होगा बहुत अच्छे से, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि जब भी दंगे होते थे तो ये वो लोग होते थे जो फोन करके अधिकारियों को वर्ग विशेष का साथ देने की बात करते थे। ऐसा एक एग्जाम्पल हमारे 2 शासनकाल में कभी आप बता दीजिए। ठीक है, सुनिए दूसरी बात, इन्होंने अभी एक बात कही कि पूरी मंत्रिमंडल की फोर्स इन्होंने लगा दी, तो जो समाजवादी पार्टी के लोग गए थे आज सत्ता में नहीं है, क्या वो सत्ता रहते हुए मंत्री नहीं थे? क्या सत्ता रहते हुए उनका वर्चस्व नहीं था?
आज आप सत्ता में नहीं तो उनको मंत्री नहीं गिन रहे, और हम सत्ता में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं तो उनको मंत्री गिन रहे हैं। देखिए इस तरह की शैली को बंद कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि जो लोग आपके यहाँ भी लगे हुए थे, आपकी सत्ता रहते वो मंत्री थे। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आप रुकिए ना, अरे आप रुकिए ना, अभी वैसे आपने योगेश कहा- जी, वैसे योगेश जी, सुनिए। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखिए जब भी उपचुनाव होता है, अगर सरकार किसी की भी हो तो देखिए ताकत तो हर दल लगाता है। मुझे याद है जब गाजियाबाद में एक चुनाव था, सुरेंद्र कुमार मुन्नी जो कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, और उस वक्त क्या हुआ था कि समाजवादी पार्टी का गाजियाबाद में आज तक कोई भी खाता नहीं खुला था, लेकिन वहां पर चाहे आजम खान हो या जो तमाम मंत्री थे, करीब करीब 10-12 मंत्री उस उपचुनाव में गाजियाबाद में आकर कैंप कर गए थे, और नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, और आज तक समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद में जीत हासिल नहीं की थी। तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाए थे कि भाई कहीं ना कहीं सरकार का धन बल का आप लोगों ने प्रयोग किया और गाजियाबाद से वो हो गया जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। और दूसरा, देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को गंभीरता से नहीं लेती, ऐसा नहीं है। वो उसके लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, तो इसीलिए मंत्रियों की वहां पर फौज दिखाई दी। तो आप अपनी सरकार में जो तमाम उपचुनाव हुए होंगे उन पर आप नजर डालिए, आपने भी तमाम मंत्रियों की फौज वहां पर उतारी होगी, ऐसा नहीं है। देखिए जो पार्टी होती है, सरकार होती है, पूरी ताकत लगाती है। वो बात अलग है कि विपक्ष के पास उस समय मंत्री नहीं होते तो आप लोग पिक्चर में नहीं दिखाई देते। रोहित जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं मनीष आपके पास भी आऊंगा। रोहित, अनुराग भाई, हाँ, अनुराग प्लीज, भाई, आप अभी कंप्लीट कर लीजिए। योगेश जी ने एक बात कही है अभी, जिसमें योगेश जी या बोलने फिर ये नहीं चुनाव देते हुआ हैं। हो घोषी का, तो लगातार 2 जीतों पे अगर हमने जीत हासिल की है तो हमारी रणनीति, हमारे संगठन की रणनीति है, हमारी पार्टी की है कि हम इसी नीति पे आगे कार्य करते हुए हर बूथ स्तर पे और हर सीट पे अपना कार्यक्रम तय करेंगे, और हम हर सीट पे जीत के दावे कर सकते हैं। अब मैं बोल दूं? हाँ, बूथ होंगे ठीक तो ठीक, हम रोहित जी कर प्लीज, सकते हैं। हाँ रोहित और हम सक्सेना। इस पे वर्क करना चाहते हैं, हम इससे तो सीख इस रहे हैं। बात का हम अगर वादा हार करिए, जीते तो हम जीत के भी योगेश सीख जी। सकते हैं कि हमारा फार्मूला राजेश यहाँ भाई, ठीक है है। योगेश जी, आपकी बात आ गई। वरना हाँ, के प्लीज नीचे योगेश भाई, आ गई नेता आपकी बात। बीजेपी करा रोहित जी दीजिए। जल्दी से। हाँ राजेश भाई पहले मेरे नाम के नीचे नेता बीजेपी करा दीजिए, बहुत देर से मैंने कहा हुआ सही नहीं हुआ। प्रवक्ता दूसरी बात, बीजेपी आ रहा है। हाँ, अभी प्लीज जैसे पीसीआर टीम ठीक कर दीजिए नाम। समाजवादी पार्टी ठीक है के सर। नेता जो कह रहे हैं हमारी जो रणनीति है वो बहुत अच्छी रही, हमने रणनीति के तहत काम किया, उसकी वजह से जीत रही। तो अनुराग भाई, आज मैं आपके सामने, क्योंकि आप बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं मीडिया के प्रदेश में, मैं आपके सामने इनसे एक वादा चाहूंगा कि भविष्य के किसी चुनाव में ये ना ईवीएम को बेवफा बोलेंगे, ना प्रशासन पे दोष देंगे, ये यही कहते रहें कि हम अपनी रणनीति से जीते हैं और अपनी रणनीति से हारे हैं, तब तो ये बात सही है। अन्यथा इनकी ये बात बेईमानी है, इनका ये दोहरा राजनीतिक चरित्र है जो आपके सामने है। जब हार जाएंगे तो कहेंगे ये सत्ता भी साथ में थी, प्रशासन भी साथ में था, सब कुछ इन्होंने कर लिया, ईवीएम भी साथ थी, और जैसे ही ये जीत जाते हैं तो हमारी रणनीति ये आपने बोला, मैंने सुना, मुझे योगी जी स्वयं आपने एक बात कही, योगी जी का मंत्रिमंडल फेल हो गया तो हार का ठिकाना योगी जी अभी आपकी सुनने की क्यों बात नहीं है। जाता है? आपको जब बोलने को कहूंगा तो मैं सुनूंगा। दारा सिंह चौहान पे ठिकाना अभी फोड़ के आपने आपके मंत्री, अभी- भावी मंत्री, मुख्यमंत्री, अभी आप- उप मुख्यमंत्री, ठीक है, ये ठीक है। भाजपा चलिए, सरकार की वक्त मेरे पास कम है, नीति। अभी मुझे जिम्मेदार क्योंकि एक है एक हार सवाल के और लेना लिए। है। ठीक और है, इस पे आप- मनीष एक अपडेट आप वहां से दे, अभी कितने राउंड की मतगणना हो चुकी है और अभी कौन आगे कितने मतों से आगे चल रहे हैं? मनीष, देखिए, अगर राजेश आपको बताऊं, करीब 30 जो राउंड है वो हो चुके हैं, करीब 3 से 4 राउंड और बचे हैं, और करीब 38,000 का मार्जिन हो चुका है। सुधाकर सिंह करीब 38,000 जो वोट हैं उनसे अधिक आगे चल रहे हैं, और ये मार्जिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है राजेश। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे लगातार जो मार्जिन, जो जब पहला ईवीएम खुला था, यह कि पहले राउंड की जो गणना शुरू थी, तब से जो बढ़त बढ़ाई हुई थी वो समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह लगातार बढ़ाए हुए हैं, और अब वो जो मार्जिन है वो 38,000 बिल्कुल 38,000, ये बहुत बड़ा मार्जिन है, एक बहुत बड़ा तो अंतर है मनीष। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि अभी ये जो जीत हुई है, क्या गठबंधन की जीत के बाद अखिलेश यादव का, चूंकि सपा की जीत के बाद, क्या अखिलेश यादव का कद गठबंधन में और बढ़ेगा? देखिए राजेश, निश्चित तौर पर देखिए अभी जो इंडिया गठबंधन है इसमें केवल अभी औपचारिक बातें हुई हैं, अनौपचारिक बातें हुई हैं एक तरह से। अभी तक टिकट किसको, किस पार्टी को कितना इस इलाके में वजन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, उसको लेके बातचीत होनी है। और निश्चित तौर पर गठबंधन होता है तो उसमें जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होता है उसमें सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, सबसे ज्यादा कशमकश होती है कि भैया हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर सीटें चाहिए। और अखिलेश यादव अभी तक काफी असहज दिखाई दे रहे थे उस गठबंधन की मीटिंग में, क्योंकि और बहुत बड़े बड़े नेता थे। हालांकि उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और सेकंड नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो लेकिन अखिलेश यादव कई बार अपनी जो मन की बात है वो
ऊपर कहते नहीं है। जैसे वो मायावती के साथ उनका गठबंधन हुआ, कांग्रेस के साथ हुआ, तो हमेशा अखिलेश यादव की कोशिश ये रही कि भाई कैसे भी करके गठबंधन धर्म का पालन करें, अगर किसी के सामने थोड़ा झुकना भी पड़े तो झुक जाओ। और राजनीति भी यही कहती है कि साम दाम दंड भेद वाला फॉर्मूला अपनाइए, और अगर हम जीत के फैक्टर पर खरे उतरते हैं तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब अगली मीटिंग गठबंधन की होगी इंडिया की, तो उसमें अखिलेश यादव कहेंगे कि देखिए एक सबसे बड़ा मैसेज मैंने उत्तर प्रदेश से दिया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तमाम मंत्री वहां पर कैंप किए हुए थे, उसके बाद मैंने अगर सीट निकाली है तो मुझे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट्स शेयरिंग चाहिए। जी बिल्कुल, यानी उनका कद बढ़ेगा। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया, और अनुराग सर आपका भी शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से उस विश्लेषण को समझाया कि यहाँ का जो समीकरण है वो आखिर क्या बना।